हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान। कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं श्वेतांकी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का सेकेंड चैप्टर है। इसके जस्ट पहले हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट को एज अ रे रिप्रेजेंट करते हैं एंड ज्योमेट्री का यूज करके वेरियस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, डिस्पर्सन। एंड यही वजह है कि रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। पर रे ऑप्टिक्स में कभी भी इस बात की टेंशन नहीं लेते कि लाइट का नेचर कैसा होता है, व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसकी टेंशन हम लेने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वेव ऑप्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज नॉट ऑल फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ लाइट। तो वेव ऑप्टिक्स में हम वेव थ्योरी की मेनली बात करेंगे। पूरे सिलेबस को मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है बच्चों। सबसे पहले हम हाइगन प्रिंसिपल की बात करेंगे और इससे पहले कुछ बेसिक सी बातें करेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा तो सही, लेकिन इस चैप्टर में हम यूजिंग वेव फ्रंट, हम हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके इन लॉज को डिराइव करना सीखेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट से न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थ्योरी ही आता है, तो कॉन्सेप्ट आपकी तगड़ी होनी चाहिए। तो वो मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आज की क्लास में दूंगी फर्स्ट सेगमेंट की। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होगा जिसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की बात करेंगे। बेसिकली वहां पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, ठीक है। एंड थर्ड सेगमेंट हमारा होगा जिसमें हम डिफ्रैक्शन, लाइट की डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो 3 सेगमेंट 3 अलग अलग वीडियोस में आएंगे। आज की क्लास में हम बात करते हैं पहले सेगमेंट की। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई वेव ऑप्टिक्स की बात करते क्यों, वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ते क्यों है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ फेनोमेना जैसे होते हैं जिनको हम रे अप्रोक्सीमेशन से नहीं समझ सकते, तो देयर आर वेरियस फेनोमेना। लाइक क्या क्या फेनोमेना से बच्चे, ऐसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन जो कि क्लास में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन जो कि इस चैप्टर में है तो सही पर हमारे सिलेबस से आउट है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये कुछ फेनोमेनाज है जिनको हम रे अप्रोक्सीमेशन से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वहां पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इन टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं करते, हम वेव ऑप्टिक्स में इन्हें पढ़ते हैं। वेव थ्योरी पे आने से पहले लाइट की क्या नेचर होती है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं हुआ कि हाइगन सर ने अपनी वेव थ्योरी दी और लोगों ने एकदम से उसे एक्सेप्ट कर लिया। लाइट की क्या फिजिकल नेचर होती है, इट हैड बीन अ मैटर ऑफ डिस्कशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट लगे पड़े थे ये पता करने में कि आखिर लाइट है क्या, लाइट की फिजिकल नेचर क्या है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो कुछ साइंटिस्ट ने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, कुछ साइंटिस्ट ने वेव नेचर को सपोर्ट किया और सबों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। इन साइंटिस्ट में न्यूटन सर भी थे, उन्होंने भी अपनी थ्योरी दी। पर सारी थ्योरी हम नहीं पढ़ते। जिस थ्योरी को लोगों ने कई कई सालों तक फॉलो किया, कई कई सालों तक एक्सेप्ट किया, उस थ्योरी की ही बात हमारी टेक्स्ट बुक भी करती है और वो है न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों हम हाइगन थ्योरी पे आएंगे। न्यूटन ने क्या अज्यूम किया कि लाइट जो है ना वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है। ये पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, इलास्टिक होते हैं और डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट शेप एंड साइज के कॉर्पसल्स से बने होते हैं। मतलब दीज टाइनी पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया कॉर्पसल्स का, ठीक है। और ये पार्टिकल्स रेक्टिलिनियर पाथ में ट्रेवल करते हैं। लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है। उन्होंने इसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट मूव करती है, जो कि एक्चुअल में रॉन्ग है। उस वक्त तक लोग को भरोसा था क्योंकि कोई इसे गलत प्रूफ करने वाला नहीं था। पॉपुलैरिटी, न्यूटन सर की पॉपुलैरिटी की वजह से लोगों ने आंख बंद करके विश्वास किया, भाई जिस थ्योरी को अगर कोई डिस्प्रूव ना कर दे तब तक उसे हम सही मान सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ये अज्यूम किया उन्होंने। अब अपनी थ्योरी से वो क्या क्या एक्सप्लेन कर सके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक गलत बात थी कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट मूव करती है, पर उस वक्त लोगों को ये सही लगता था। क्या क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सके, बाद में चल के ये पता चला कि लाइट डेंसर मीडियम में स्लो मूव करती है और रेयर मीडियम में फास्ट मूव करती है। तो भाई इसकी प्रॉपर रीजन न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती कि स्पीड ऑफ लाइट लेसर है डेंसर मीडियम में, क्यों। इंटरफेरेंस की फिनोमेनन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती।
और उसी वक्त पैरेलली हाइगन की वेव थ्योरी भी आई थी, लेकिन न्यूटन सर की पॉपुलैरिटी की वजह से वेव थ्योरी को उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में चल के लोगों ने समझा कि नहीं, वेव थ्योरी इज करेक्ट। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि न्यूटन सर तो न्यूटन सर है, इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी रहा है ऑप्टिक्स में। इन्होंने ही हमें बताया, जिस वक्त लोगों को ये लगता था कि लाइट जब किसी मीडियम से पास करती है और 7 कलर्स में स्प्लिट होते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल प्रिज्म की मैं बात करूं, तो लोगों को ये लगता था कि ये जो कलर है लाइट की ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, मतलब वो मटेरियल है जो ये 7 कलर जनरेट कर रही है। फिर न्यूटन सर ने बोला नहीं, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना है और ये अपने कलर्स में स्प्लिट होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है 7 कलर्स होना। तो न्यूटन सर ने ही इस बात को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली भी। न्यूटन सर ही है जिन्होंने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ी है ना लास्ट चैप्टर में, तो इन्होंने पहली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाई थी जो कि क्रोमेटिक एबरेशन से फ्री थी, काफी सारे एडवांटेजेस थे इसमें। और आज की डेट में जो हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं वो न्यूटन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया हाइगन्स वेव थ्योरी, जिसको आज तक हम मानते आ रहे हैं। थोड़ी सी करेक्शन की गई इसमें, जिसको मैक्सवेल ने किया। क्रिस्टियन हाइगन, अब बच्चों ये एक डच फिजिसिस्ट रहे हैं, तो इनका नेम इंग्लिश नेम तो है नहीं, तो इसलिए डिफरेंट टीचर्स को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। कुछ हुगन कहते हैं, कुछ हाइगन कह सकते हैं, तो इट डजंट मैटर, आप इसकी स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। क्रिस्टियन हाइगन ने या हुगन ने कि वेव थ्योरी में क्या उन्होंने अजम्पशन लिए, उन्होंने बोला कि लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है विच आर लॉन्गिट्यूडनल एंड इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है साउंड वेव की तरह ही एक मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूड वेव है। लॉन्गिट्यूड का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन है उसी डायरेक्शन में मीडियम की पार्टिकल वाइब्रेट कर रही है। मैकेनिकल वेव का मतलब हुआ कि इट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट, ठीक है। बाद में चल के ये गलत प्रूव हुआ, वो अलग बात है। इन्होंने बोला, अब इन्होंने इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया, बिकॉज धरती तक जो लाइट आती है सन से, तो मैक्सिमम पार्ट यूनिवर्स का तो स्पेस है, वहां तो मीडियम पार्टिकल है नहीं। तो इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया, इट वाज बिलीव्ड देन देयर इज मीडियम पार्टिकल प्रेजेंट एवरीवेयर इन स्पेस कॉल्ड ईथर, ठीक है। तो उस वक्त ऐसा बिलीव किया गया कि वैक्यूम नाम की कोई चीज नहीं होती। एक हाइपोथेटिकल टर्म दे दिया इन्होंने, ईथर, मतलब सारे लोग का बिलीव था कि ईथर पार्टिकल है जो हर जगह प्रेजेंट है, तो ड्यू टू दिस ईथर पार्टिकल ये वाइब्रेट करती है और लाइट हम तक पहुंचती है, ठीक है। तो उस वक्त तक ये बिलीव था, लोगों ने मान लिया। स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज मोर, इन्होंने ये बात सही कही कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम में फास्ट मूव करती है, और इन्होंने अपनी थ्योरी से ये प्रूव भी कर दिया। ये अपनी थ्योरी से क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जो कि अगले 2 सेगमेंट में हम पढ़ेंगे। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, his theory could not explain the ether medium as it was hypothetical term and never discovered, मतलब कभी डिस्कवरी हुई नहीं था कि अगर पार्टिकल है तो हमें कभी तो मतलब मिलना चाहिए वो, तो ये चीजें मतलब इथर मीडियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ लाइट में, वो एक्सप्लेन नहीं होती वेव थ्योरी से, ठीक है। इनके बाद मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताया कि लाइट है वो मैकेनिकल वेव नहीं है, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये ट्रांसवर्स इन नेचर। तो क्या क्या चीजें ऐसी है जो मतलब हाइगन की वेव थ्योरी में आप कह सकते हो रॉन्ग है, वो ये है कि लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसे मीडियम की जरूरत ही नहीं है, ईथर मीडियम का कोई मतलब नहीं है। तो मैक्सवेल ने कहा कि मैक्सवेल कुड एक्सप्लेन व्हाट हाइगन कुड नॉट, लाइट इज नॉट मैकेनिकल बट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। तो इतनी सी बात इनकी। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम फिर हाइगन वेव थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि आज की डेट में जो लाइट की पिक्चर है, मतलब जब आप इंटरफेरेंस पढ़ते हो, डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, तो इसको तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब क्रिस्टियन की जो हाइगन की जो प्रिंसिपल है, जिस तरीके से इन्होंने वेव फ्रंट को एक्सप्लेन किया, किस तरीके से वेव आगे बढ़ती है, लाइट आगे बढ़ती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सेप्ट करने के बाद ही तुम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन समझ पाओगे, ठीक है बच्चों। विद सम करेक्शन, ऑब्वियसली करेक्शन रिक्वायर्ड थी जो मैक्सवेल ने कर दिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
वेवफ्रंट एक ऐसी सरफेस होती है जिसपे जितने पार्टिकल्स है सबके सब सेम फेज में वाइब्रेट करती है। वेवफ्रंट इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज और द लोकस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेवफ्रंट। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊं बच्चों, जैसे मान लो किसी स्टिल वाटर में तुम पत्थर फेंकते हो, तुमने जिस पॉइंट पे पत्थर फेंका है, जिस पॉइंट पे तुमने डिस्टरबेंस दिया है, क्या होगा, वो डिस्टरबेंस हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग, जिसको आप रिपल बोलते हो। अब ये सर्कुलर रिंग पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सबके सब क्या है, मैक्सिमम डिस्टरबेंस पे हैं। या तो मैक्सिमम डिस्टरबेंस अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, या तो मैक्सिमम डिस्टरबेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। तो रिंग पे आने वाले सारे पार्टिकल सेम फेज में है। समझ रहे हो? देखो, वाटर वेव को इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों एक डायरेक्शन में, लेकिन ये सारे डायरेक्शन में है ना। समझो कि इस तरीके की वेव ना सारे डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो क्रेस्ट बन रहा है, ये क्रेस्ट, ये एक रिंग बना रहा होगा, और ये ट्रॉफ, ये एक रिंग बना रहा होगा। तो ये जितने भी पार्टिकल्स इस रिंग पे है ना, सबके सब सेम फेज में है। तो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में रिपल बनाया है, जिसमें तुम ब्लैक रेड देख सकते हो। तो सपोज रेड पे जितने पार्टिकल्स सबके सब क्रेस्ट पे हैं, और ब्लैक पे जितने पार्टिकल्स हैं सबके सब ट्रॉफ पे हैं। बट इन रिंग पे जितने पार्टिकल्स सबके सब सेम फेज में है। डिफरेंट रिंग के पार्टिकल डिफरेंट फेज में है, बट एक रिंग के पार्टिकल सारे पार्टिकल सेम फेज में है बच्चों। अब मैंने जो एग्जांपल लिया एक 2 डायमेंशनल एग्जांपल था, तुमने सरफेस पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया था। सपोज ये डिस्टरबेंस तुम सरफेस पे ना क्रिएट करके स्पेस में क्रिएट करो। तुमने स्पेस में कोई सोर्स रखा जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, क्या होगा बच्चों, क्या उस सोर्स से डिस्टरबेंस हर डायरेक्शन में जाएगी? वहां पे वेव फ्रंट कैसा बनेगा बताओ? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस में होगी, क्या वहां पे स्फीयर बनाएगी? पॉइंट सोर्स की मैं बात करूं तो क्या वहां पे स्फीयर का फॉर्मेशन होगा? तो क्या कह सकते हैं बच्चों कि वहां पे जो वेव फ्रंट होगी ना, वो स्फेरिकल शेप की होगी, सरफेस होगी। स्पेस में अगर कोई सोर्स होगा तो वो उसकी जो वेव फ्रंट होगी वो क्या होगी, सरफेस होगी बच्चों। बात आई समझ में? तो ये तो मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया, आई होप कि समझ में भी आपको आया होगा। लेकिन अब मैथमेटिकली समझाऊं बच्चों, बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। देखो, हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि वेव इक्वेशन होती है, y क्या है, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की अपनी मिड पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से कह सकते हो, इक्वल्स a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखा है कोई रैंडम सा। यहाँ पे बच्चों y तो बता दिया मैंने, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है पार्टिकल की। a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की मीन पोजीशन, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। k क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड हो गई, और k क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी। और k क्या है, k है प्रोपगेशन कांस्टेंट। यहाँ पे t और x क्या है, वेरिएबल है। यानी वी कैन से y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, स्पेस और टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। अब मान लो किसी गिवन टाइम की हम बात कर रहे हैं, मान लो फॉर अ गिवन टाइम, यानी हमने टाइम कांस्टेंट कर दिया, मतलब किसी इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं फॉर अ गिवन टाइम, तो टाइम तो हमने कांस्टेंट रख दिया। अगर मान लो मैं x को कांस्टेंट ले लूं, तो कैन वी से कि भाई यहाँ पे जो एंगल है, साइन की जो एंगल है, ये कांस्टेंट हो गई? क्या ये कांस्टेंट हो गई? और बच्चों इस इक्वेशन में ना ये एम्पलीट्यूड कहलाती है और इसे ही फेज बोलते हैं। इस केस में क्या हो गया, फेज कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये वेव फ्रंट बना रहे होते हैं। और ये सेम मीडियम के लिए वैलिड होगा बच्चों। अगर सेम मीडियम की बात हम करें, एब्रप्ट चेंज नहीं होता मीडियम का, तो हम कह सकते हैं कि सोर्स से सेम डिस्टेंस पे जो लोकस बनेगा वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। तो चलो ऑन दिस नोट हम देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जो कि डिफरेंट सोर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना? चल, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट सोर्स की। यानी मेरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस अगर पॉइंट फॉर्म में है, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे अगर आप हर डायरेक्शन में जाओगे, तो जो लोकस ऑफ पॉइंट्स होगी वो किस शेप की होगी बच्चों, क्या स्फेरिकल शेप की होगी? कैन वी से कि इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट मेरी कैसी बनेगी बच्चों, स्फेरिकल शेप की बनेगी। ठीक है, तो यहां लिख लो पॉइंट सोर्स के लिए
स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ओके, अच्छा लाइन सोर्स की बात करें तो अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स की जगह पे लाइन सोर्स हो बच्चों, तब अब मुझे बताइए इस लाइन सोर्स से अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे हर डायरेक्शन में जाएं, तो अभी जो मेरी लोकस ऑफ पॉइंट्स होगी वो किस शेप की होगी बताओ। कैन यू इमेजिन कि वो मेरी सरफेस सिलिंड्रिकल होगी बच्चों? हाँ, क्या सरफेस सिलिंड्रिकल होगी? ये आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। तो यहां पे मेरी वेव फ्रंट कैसी होती है? सिलिंड्रिकल शेप की होती है। अब इसे समझने के लिए तुम याद करो बच्चों, ये वही बात हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली सेकंड चैप्टर में। पॉइंट चार्ज की वजह से मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होती है, लाइन चार्ज की वजह से सिलिंड्रिकल होती है, और जब चार्ज मेरी इंफिनिटी पे रखी होती है, चार्ज मेरी जब इंफिनिटी पे, तो यहाँ पे मेरी सोर्स क्या है? इंफिनिटी पे है, थर्ड वाले टाइप में। सोर्स अगर इंफिनिटी पे है बच्चों, तो इट कैन बी पॉइंट चार्ज, पॉइंट सोर्स, इट कैन बी लाइन सोर्स, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस काफी दूर पे जब जाएंगे ना बच्चों, तो जो ये कर्व्ड शेप है ना, वो हमको प्लेनर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। मैं समझा दूं, तुम्हें समझ पा रहे हो तुम? देखो यहाँ पे, जैसे मान लो काफी दूर पे कोई सोर्स है और उसके लिए सपोज स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रही है, बहुत दूर पे है, तो क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर पे जाने पे, और छोटा सा पार्ट अगर तुम देखोगे बच्चों, तो क्या वो ऐसा लगेगा कुछ, मतलब छोटा सा पार्ट क्या प्लेनर लगेगा? एक और बना दो, देखो देखो बच्चों, ये मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है, लेकिन इस स्फीयर की रेडियस इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसका अगर छोटा सा पोर्शन तुम लोगे, तो क्या ये पैरेलल, क्या ये प्लेनर सरफेस नहीं लग रहा? एक्चुअल में यहाँ पे वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन होता है। देखो साइड व्यू है तो तुम्हें लाइन दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये प्लेन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे वेव फ्रंट मिलते हैं बच्चों? प्लेनर शेप के, प्लेनर वेव फ्रंट। ओके, क्लियर है बच्चों? अब वेव फ्रंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखा है। एक तो वेव फ्रंट तुम्हारी हमेशा मूव आउटवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ वेव। वेव की जो स्पीड होती है उसी स्पीड से वेव फ्रंट्स बाहर की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअल में वेव का प्रोपगेशन तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना? एंड द परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट, एंड इट इज कॉल्ड द रे। जैसे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस में सरफेस के परपेंडिकुलर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे, सिमिलरली यहाँ पे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम क्या ड्रॉ करते हैं? रे। जिस डायरेक्शन में तुम्हारी उस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है, हमें उसकी डायरेक्शन मिल जाती है सिंपली क्या करने से? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। तो मुझे बताओ पॉइंट सोर्स के लिए, जो तुम्हें पहले से पता है बच्चों, रे की बात तो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी की हुई है, तो मुझे बताओ इस केस में क्या रेस ऐसे बनेंगी? ऑब्वियसली बच्चों, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो स्फीयर पे तो ये रेडियल डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें तो पता है ना स्फीयर के किसी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर ही होंगी, है ना? तो दिस इज व्हाट दीज आर रेज। ठीक है, सिमिलरली लाइन सोर्स के लिए मैं देखूं बच्चों, तो ये रेज हो गई, दीज आर रेज। ऑब्वियसली हर डायरेक्शन में क्या है? ये हर सरफेस के हर पॉइंट पे क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे These are rays, पीछे की तरफ भी। क्लियर बच्चों? और सिमिलरली प्लेनर वेव फ्रंट में अगर देखें हम, तो बच्चों बहुत दूर जब जाओगे तो रेज ना, अगर छोटे से एरिया में देखोगे तो रेज क्या ऐसा लगेगा कि रेज आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे जो रेज होंगी ना, ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी आपस में। तो अब बताओ मुझे, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा सब कुछ, है ना? थोड़ी सी रिजेम्बलेंस कर लोगे ना, तो चीजें याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, ठीक है ना बच्चों? और कुछ इसमें बताना है क्या? ओके फाइन, वेव फ्रंट हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब सुनो, अ सोर्स सेंड्स वेव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। एक सोर्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेव सेंड करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट।
वेव फ्रंट का बहुत इंपॉर्टेंस दिया इन्होंने, तभी हमने वेव फ्रंट पहले पढ़ लिया। आगे सुनो, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, याद रखना बच्चों, सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है मैं समझाती हूँ तुम्हें अभी, बट अगर स्टेटमेंट आता है लिखने तो तुम्हें ये लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। यहाँ पे जो वेव फ्रंट है मेरी, वेव फ्रंट क्या है, सरफेस है, सरफेस के हर पॉइंट कैसे एक्ट करती है सोर्स की तरह, तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स की बात हो गई बच्चों, है ना। तो ये पॉइंट सोर्स जो है, ये जो पॉइंट्स है वेव फ्रंट के, हर पॉइंट एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब बच्चों हमने अभी देखा कि कोई भी पॉइंट सोर्स होता है तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। अब इसे हम जो बन रही है वेवलेट, इसको हम वेव फ्रंट नहीं कह सकते क्योंकि ये मेन सोर्स की वजह से तो हो नहीं रही, है ना। वेव फ्रंट की सरफेस की हर पॉइंट को हम एज अ सोर्स ट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बनने वाली वेव फ्रंट को हम वेव फ्रंट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे बिकॉज पॉइंट सोर्स है बच्चों, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स, बिकॉज यहाँ पॉइंट सोर्स है तो जो वेवलेट बनेगी वो स्फेरिकल शेप की होगी। समझो इस बात को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, जो वेवलेट होगी ना वो हमेशा हमेशा स्फेरिकल शेप की होगी। क्या बात आ रही समझ में, ठीक है। These wavelets spread out with the speed of light. The common tangent to all these wavelets gives the new position of the wavefront in forward direction. तो हाइगन प्रिंसिपल हमें मेनली ये बताता है कि अगर किसी टाइम पे हमको वेव फ्रंट पता है तो हम दूसरे टाइम पे वेव फ्रंट बना सकते हैं, उसकी शेप पता कर सकते हैं। मैं इसको डायग्राम से समझा देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है बच्चों, और मुझे किसी समय ये पता है, आई मीन वेव फ्रंट पता है। सपोज दिस इज द वेव फ्रंट एट t इक्वल 0। ये वेव फ्रंट कब है, एट t इक्वल 0। और मेरे से पूछा गया है दैट फाइंड द न्यू वेव फ्रंट ठीक है, यानी एट t इक्वल 0 अगर वेव फ्रंट पता है हमें तो t इक्वल स्टॉप पे वेव फ्रंट क्या होगा। अब सुनो यहाँ पे क्या, अब ये यानी पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट वी कैन फाइंड विद द यूज ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। ये क्या कहते हैं कि ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। समझो इसको, यहाँ पे मैंने ये वेव फ्रंट है मेरी, तो इसकी हर पॉइंट कैसे एक्ट करेगी, एज अ सोर्स। हर पॉइंट काफी दूर दूर बना रही हूँ, बट ये ऑब्वियसली हर पॉइंट है आई मीन सरफेस की, तो ऑब्वियसली काफी कंसिक्यूटिव रही होगी, ठीक है। इमेजिनरी बिल्कुल थ्योरी है बच्चों यहाँ पे। तो ये कैसे क्या बनाएगी, वेवलेट्स बनाएंगे जो कि स्फेरिकल शेप की होंगी। दीज वेवलेट्स स्प्रेड आउट विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब समझो कि अगर यहाँ पे ये जो सोर्स है मेरी, जो लाइट सोर्स है, अगर लाइट की स्पीड सपोज v है, अगर इस मीडियम में, जिस मीडियम में मैंने ये ड्रॉ किया है डायग्राम, अगर इस मीडियम में इफ v इज द स्पीड ऑफ लाइट, so this will be the speed of what, wavelets। इसी स्पीड से ये स्प्रेड करेगा बाहर की तरफ, ठीक है, ओके। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ बच्चों, क्या v इंटू टॉ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम क्या करेंगे ना, इन पॉइंट से, ये जो पॉइंट्स है इन पे हम v टॉ की रेडियस की स्फीयर ड्रॉ करेंगे। इन पे हम v टॉ की रेडियस की स्फीयर ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये हर स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, v टॉ, ठीक है। तो ये टॉ पे अगर हमको वेव फ्रंट चाहिए होगी, नेक्स्ट आगे क्या कहता है हाइगन प्रिंसिपल, द कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज वेवलेट्स गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमने क्या करना है, इस पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट एट t इक्वल्स टॉ, सिंपल, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं किसी प्लेनर वेव फ्रंट की भी बात करूं, अगर मैं किसी प्लेनर वेव फ्रंट के लिए, मान लो ये वेव फ्रंट मेरी t इक्वल्स 0 पे है, तो अगेन
क्या बोला मैंने बच्चों कि हर पॉइंट कैसे एक्ट करती है एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी वेवलेट कह सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना, वी टॉ की रेडियस की फिर से स्फीयर बना देनी है, और इन स्फीयर की जो आई मीन कॉमन टेंजेंट होगी, जो इन्वेलप होगा, दैट विल बी द न्यू वेव फ्रंट। तो ऑब्वियसली प्लेनर के लिए प्लेनर ही बन रहा है, स्फीयर के लिए स्फीयर ही बनेगा, सिलेंड्रिकल के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ही बनेगा बच्चों। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम फिर क्या फायदा है हाइगन प्रिंसिपल का। ये तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है, बड़े सिली सा चीज लग रहा है ना, कि इतना मतलब घुमा के बोलने की क्या जरूरत है, ये तो समझ में ही आ रहा है हमें। लेकिन नहीं बच्चों, ये इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सेम मीडियम की बात करी है, मीडियम का कोई एब्रप्ट चेंज नहीं हो रहा। तो हाइगन प्रिंसिपल का यूज वहां होता है जहां पे मीडियम की एब्रप्ट चेंज होती है, जैसे कि रिफ्रैक्शन के वक्त, जैसे कि रिफ्लेक्शन के वक्त कोई ऑब्स्टिकल आता है तो वहां पे वेव फ्रंट की शेप हमें बनानी हो सकती है। और इनफैक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, देख ले क्या, शेप ऑफ वेव फ्रंट देख ले, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की शेप। चलो देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट किसी थिन कन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी शेप क्या होगी। ये बच्चों प्लेन वेव फ्रंट है, लाइन नहीं है, साइड व्यू है तो लाइन की तरह दिख रहा है, अदरवाइज ये प्लेन वेव फ्रंट है। सोचो, मैं बता दूं। अब देखो, इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर वेव आगे बढ़ रही है ना, तो डिफरेंट पोजीशन पे वेव ना डिफरेंट थिकनेस से पास कर रही है, ठीक है। जैसे मिडिल वाली पोर्शन ज्यादा थिक है, एंड ऑल्सो वी नो कि लाइट डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड कम जाती है। तो सेम टाइम पे अगर हमें वेव फ्रंट ऑब्वियसली सेम टाइम पे देखेंगे तो जो मिडिल वाली पोर्शन होगी वेव की, वो डिले पीछे हो जाएगी क्योंकि वो थिकेस्ट पोर्शन से गुजर रही है, और एज वाली जो तुम्हारी वेव होगी वो क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम रफली समझ सकते हैं बच्चों की बीच वाली मिडिल पोर्शन से जो जाएगी, अगर यहाँ गई तो उसी टाइम पे जो इस एज से क्रॉस करेगी वेव, वो आगे पहुंच जाएगी, है ना। तो एक रफली मैं शेप कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ इसकी, ठीक है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझने का बच्चों है जो कि मतलब उसी तरीके को आप हमेशा यूज करोगे, कभी गलती नहीं होगी। आप बिकॉज रे डायग्राम से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, तो हमेशा रे डायग्राम बना के तब सोचना बच्चों, ठीक है। देख लेते हैं वो तरीका भी। अब मुझे क्या पता है ना कि अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो रेज जो बनेगी ना इस प्लेन वेव फ्रंट के पैरेलल बनेगी। हमें पता है लाइट रेज क्या होती है, हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं रेज बनाऊं, रेज कैसे बनेगी बच्चों, कुछ ऐसी बनेगी, इंसिडेंट रेज, ठीक है, ऐसी बनेगी रेज। और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस पे कन्वर्ज करेंगे, बिकॉज कन्वेक्स लेंस है, ये फोकस पे, मान लो फोकस कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे। रेज हमें पता है, रेज हमने बना दिया। वेव फ्रंट की क्या प्रॉपर्टी है कि रेज के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो सरफेस होती है वेव फ्रंट वाली वो रेज पे परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन रेज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इन रेज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, और इन परपेंडिकुलर को मिला देंगे आपस में। तो अगेन हमें वेव फ्रंट की शेप कैसी मिल रही है, स्फेरिकल मिल रही है, हाँ या ना, समझ आई बात बच्चों। तो प्लेनर वेव फ्रंट अगर किसी कन्वेक्स लेंस से पास करती है तो वो क्या बनाती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ आई बात। तो आप रेज का यूज करके ही करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है किसी कनकेव लेंस का। आप बताओ पहले लॉजिक के हिसाब से ये जो मिडिल वाली वेव होगी वो सबसे थिन पोर्शन से पास करेगी, है ना। डेंसर मीडियम लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, और जो एज वाली वेव होगी वो थिक पोर्शन से पास करेगी, तो एज वाली वेव डिले हो जाएगी और मिड वाली वेव क्या करेगी, आगे बढ़ जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि शेप कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर रेज के हिसाब से देखें तो बच्चों ये भी तुम बता सकते हो, बताओ ये रेज है, इस साइड इंसिडेंट रेज है, डाइवर्जिंग लेंस है ये, तो ये डाइवर्ज करेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। और भी रेज बना लो बच्चों, और भी रेज बना लेना यहाँ पे। तो इस जगह पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और परपेंडिकुलर को मिला दो बच्चों, तो दिस विल बी द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो प्लेनर वेव फ्रंट कन्वर्ट हो रही है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट में, बात आई समझ में। एंड सिमिलरली बच्चों रिफ्लेक्शन में भी
रिफ्लेक्शन में भी तुम ये काम कर सकते हो। इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर हमें पता है तो हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पता होना चाहिए, वो भी हम निकाल सकते हैं विद द यूज ऑफ रे डायग्राम। बात आई समझ में? आगे बढ़े क्या? ठीक है, अब हम बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आज के सेगमेंट का कि हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव करना है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। चल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, बट इस चैप्टर में हमें स्नेल्स लॉ डिराइव करना है यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो सबसे पहला केस मैंने लिया है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी सी डायग्राम पहले ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने दो मीडियम लिए हैं और इसको डिवाइड करने वाला ये मेरा इंटरफेस है। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों ये मीडियम मेरी ऊपर वाली मीडियम N1 है एंड ये नीचे वाली मीडियम क्या है? डेंसर है। सपोज ये मीडियम क्या है? मेरी डेंसर है। सपोज इस मीडियम, ये मेरी फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज N1 है, सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है एंड ऑफ कोर्स N2 इज ग्रेटर देन N1 बिकॉज लाइट रे ट्रैवल कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो N2 N1 से बड़ा है। मान लेते हैं बच्चों फर्स्ट मीडियम पे में लाइट की स्पीड V1 है, सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है? V2 है। ये चीजें हमें पता है। अब सुनो, बिकॉज हाइगन प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं हम बच्चों, तो यहाँ पे हम वेव फ्रंट की बात करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, एक वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं इस इंटरफेस पे। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों ये वेव फ्रंट है मेरी AB, ये वेव फ्रंट है AB और ये इंसिडेंट होती है इस इंटरफेस पे एट एन एंगल I। ठीक है ना, एट एन एंगल I। अब हमें बताना है कि इस AB की आफ्टर रिफ्रैक्शन शेप क्या होने वाली है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इन पे रेज बना लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए। हमें पता है कि किसी प्लेनर वेव फ्रंट पे जो रेज होती है वो परपेंडिकुलर होती है बच्चों, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारी रेज होंगी बच्चों। ठीक है ना, बहुत सारी रेज होंगी। मेरी काम की बस ये दो रे थी जो दो एंड पे थी, मैंने यही बनाया। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर AB वेव फ्रंट आगे बढ़ेगी, अगर AB वेव फ्रंट आगे बढ़ेगी तो क्या B पॉइंट अपने सेम मीडियम में रहेगा, यानी N1 मीडियम में रहेगा, लेकिन A पॉइंट, क्या A पॉइंट के लिए मीडियम का एब्रप्ट चेंज हो रहा है बच्चों? हो रहा है क्या? ठीक है, तो मान लेते हैं AB जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है मेरी, अगर ये B से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर ये इंसिडेंट वेव मेरी B से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और इसको टाइम लग रहा है टॉ का, लेट टॉ इज द ठीक है, अगर B से डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस वेव फ्रंट को टाइम लग रहा है टॉ का, एज वी नो हाइगन प्रिंसिपल से कि वेव फ्रंट लाइट की स्पीड में ही आगे मूव करती है और BC जो डिस्टेंस है ना वो N1 मीडियम में ही है। N1 मीडियम में लाइट की स्पीड V1 है, तो कैन वी से बच्चों कि दिस BC इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, V1 इंटू टॉ। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये तो बात हो गई B पॉइंट की। व्हाट अबाउट A? क्या A को अब दूसरे मीडियम में आना होगा? क्या उसी टाइम में, क्या उसी टॉ टाइम में क्या A कितनी आगे बढ़ेगी बताओ, क्योंकि अब इस मीडियम में इसकी स्पीड V2 हो गई, तो क्या उस टॉ टाइम में A V2 टॉ आगे बढ़ेगी? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना कि A पॉइंट पे हम एक आर्क बनाएंगे V2 टॉ रेडियस की। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल में हमें पता है कि AB इज अ वेव फ्रंट, हमें न्यू वेव फ्रंट बनाना है आफ्टर टाइम टॉ, तो हमें क्या करना होता है बच्चों, क्या करना होता है? हमें वेवलेट्स बनाना होता है। हमें क्या करना है, इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को एज अ सोर्स मानना है ना, और टॉ टाइम में हमें वेवलेट्स बनाना है। इन वेवलेट्स पे जो कॉमन टेंजेंट होगी दैट विल गिव यू द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। तो B पॉइंट से C पॉइंट तक हम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेवलेट की समझ सकते हो इस बात को तुम कि ये मेरी एक वेवलेट बन गई, समझो ये एक वेवलेट बनी है जिसकी रेडियस कितनी है V1 टॉ।
ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, मैं डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। अब ए पॉइंट से भी हमें वेवलेट बनाना है सेम टाइम में बच्चों, टॉ टाइम में। तो मुझे बताओ ए पॉइंट कितना आगे बढ़ेगी, क्या v2 टॉ, बिकॉज स्पीड यहाँ चेंज हो गई। तो मैं क्या करती हूँ, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेती हूँ। और कितने रेडियस की स्फीयर बनाई है मैंने अभी, v2 टॉ की, ठीक है ना। ये जो स्फीयर मैंने अभी ड्रॉ की है बच्चों, इसकी ये जो लेंथ है कितनी है, v2 टॉ है, ठीक है। हमें क्या करना है, सी पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, सी पॉइंट से इस पे कॉमन टेंजेंट लेना है ना बच्चों, तो सी पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखो ये बन गई मेरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये बन गई बच्चों मेरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या बात आई समझ में। अब बिकॉज हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, तो मैं डायग्राम को कंप्लीट कर दूं, रे डायग्राम बना के। मुझे बताइए बच्चों, एक मिनट से मिला दूं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेती हूं। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये आई है, अगर ये एंगल आई है, एंड हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी है, आर है। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल में मान लेते हैं कि मेरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ना कितनी एंगल बना रही है, आर एंगल बना रही है, ठीक है। और रे डायग्राम से देखो तो बच्चों, अगर यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करोगे ना, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी। देखो ना बच्चों, अगर ये एंगल आई है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये 90 माइनस 90 माइनस आई, तो ये क्या बन गई, आई बन गई। तो ये हमें रे डायग्राम से भी समझ में आ रही है बात। अब एक बात करते हैं हम वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो हमने देखा इंसिडेंट वेव फ्रंट आई एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर एंगल बना रही है, और शेप थोड़ा सा देख रहे हो कैसा बन गया। यहाँ पे दो वेव फ्रंट पैरेलल नहीं है बच्चों, है ना। तो इस जगह पे बताओ मुझे, हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये बच्चों, ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल है, दूसरी वाली ट्रायंगल ये है। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं बच्चों, ये पॉइंट मेरी डी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, इन ट्रायंगल ए बी सी कैन वी राइट साइन आई इक्वल्स BC अपॉन AC। कैन वी राइट दिस, एंड BC की वैल्यू क्या है बच्चों, V1 इंटू टॉ। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये है V1 इंटू टॉ, है ना, ठीक है, अपॉन AC। अच्छा, ट्रायंगल CDA की बात करें, तो यहाँ पे साइन R इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, AD अपॉन AC, ठीक है। AD क्या है यहाँ पे, AD इज द रेडियस ऑफ दिस वेवलेट, जो कि V2 टॉ है, V2 टॉ अपॉन AC। अगर मैं इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो साइन आई अपॉन साइन आर, अब तुम्हें दिख रहा है ना प्रूफ, हाँ, इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, V1 टॉ अपॉन AC अपॉन V2 टॉ अपॉन AC। तो यहाँ पे AC कैंसिल हो जाएगा, टॉ टॉ कैंसिल, फाइनली आ जाएगा V1 अपॉन V2, ठीक है। यहां से बच्चों एक और बात हमें समझ आती है, क्या समझ आती है कि अगर R इज लेस देन I, अगर R I से कम होगा तो V2 इज लेस देन V1, यानी सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ किया है मैथमेटिकली, लेकिन बच्चों मैथमेटिकली प्रूव करने से पहले तुम्हें डायग्राम सटीक बनाना होगा, ठीक है। डायग्राम तुम सही बनाओगे, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ये जो रेडियस होगी ना, ऑब्वियसली ये BC से AD कम होगा, और ये तभी हो सकता है जब V2 की वैल्यू V1 से कम हो, यानी लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो, ठीक है। तो डायग्राम सही बनाओगे, तुम दिमाग में पहले रख लोगे हमें क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें यहाँ से पता लग जाती है। अब स्नेल्स लॉ तो ये है नहीं, तो हमें वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पहले से क्या पता है दैट किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की, दैट इज इक्वल टू C अपॉन N1, वेयर N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, एंड V2 इक्वल्स क्या, C अपॉन N2। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे आप बच्चों, अगर इसे
इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, इसे इक्वेशन 4 मान लीजिए दोनों को। तो यहाँ पे अगर थर्ड में फोर्थ को पुट कीजिएगा तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। क्या यही मेरी स्नेल्स लॉ है बच्चों? यही प्रूफ करना था। डायग्राम सटीक बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब इस केस में लाइट का रिफ्लेक्शन हमें दिखाना है रेयर मीडियम में। अब बिल्कुल ये प्रीवियस केस की तरह ही है बच्चों, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस क्या है ना, कि यहाँ पे एडी क्या होगी, बीसी से बड़ी होगी, बिकॉज ये सेकेंड मीडियम क्या होने वाला है, रेयरर होने वाला है। तो स्पीड लाइट के सेकेंड मीडियम में ज्यादा होगी तो सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे वेव फ्रंट की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी। देख लेते हैं। मैं दोबारा से डायग्राम इसलिए ड्रॉ करी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ ही साथ। देखो यहाँ पे अगेन मैंने एक इंटरफेस लिया है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है कुछ इस तरीके से। पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लो, स्पीड v1 ले लो लाइट की, n2 ले लो, v2 ले लो स्पीड सेकेंड मीडियम में। सपोज n2 इज लेस देन n1, लाइट रे ट्रेवल कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, ठीक है। तो वेव फ्रंट हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे वेव फ्रंट ले लेते हैं जो इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बच्चों इंसिडेंट हो रही है। ये ए बी वेव फ्रंट है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है बच्चों, ये क्या है, ठीक। अब इस वेव फ्रंट को आगे बढ़ना है, इस वेव फ्रंट को आगे बढ़ना है। तो ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं रेज का। ए पे हमने रे बनाया परपेंडिकुलर, बी पे हमने रे बनाया अगेन परपेंडिकुलर। अब बच्चों ए बी वेव फ्रंट जब आगे बढ़ेगी तो बी पॉइंट ना, ये जो बी पॉइंट है ये आगे बढ़ेगा, यहां तक ये अपनी मीडियम में ही रहेगा, ठीक है। तो स्पीड इसकी v1 ही होगी। मान लेते हैं बच्चों ये पॉइंट मेरी है C, एंड अगेन लेट्स कंसिडर कि इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को BC डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है टॉ का। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? कैन वी से कि ये डिस्टेंस अगेन v1 टॉ होगी, है ना। अगेन यहाँ पे टॉ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंसिडेंट वेव फ्रंट टू कवर द डिस्टेंस BC, ठीक है। इस BC को ट्रेवल करने में टाइम टॉ का लग रहा है। जितने टाइम में ये B पॉइंट C पे आ रहा है उतने टाइम में A पॉइंट कहाँ चला जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बिकॉज A पॉइंट जब आगे बढ़ेगा तो इसे एक रेयरर मीडियम मिल रही है, रेयरर मीडियम मिल रही है, डिफरेंट स्पीड है उस मीडियम में। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी बताओ, v2 टॉ की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, v2 टॉ की एक आर्क बनाएंगे बच्चों। मेरे पास आर्क का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो मैं स्फीयर ही बना लेती हूँ, ठीक है। ये बन गई मेरी वेवलेट, ए पॉइंट से ये बन गई मेरी बच्चों वेवलेट, ठीक है। और सी पॉइंट से क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस वेवलेट पे। ओके बच्चों, ये बन गई मेरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, मान लेते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट आई एंगल बना रहा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आर एंगल बना रहा है। और यहाँ पे स्नेल्स लॉ प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। और बच्चों ये जो परपेंडिकुलर है ये कुछ नहीं, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ऑब्वियसली रेयर मीडियम में जा रहा है तो आपको दिख रहा है बच्चों कि ये नॉर्मल के अवे बेंड हो रहा है। देखो तो ये नॉर्मल के अवे बेंड हो रहा है क्या, है ना, दिख रहा है बच्चों, नॉर्मल के अवे बेंड हो रहा है। तो ये रे डायग्राम से भी तुम्हें समझ में आ रहा है। और बच्चों यहाँ पे तो सेम तरीका ही है डिराइव करने का, स्नेल्स लॉ बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे बस आपको दिख रहा है कि जो ए डी था ना ये बच्चों, ये ए डी है ना, दिस इज ग्रेटर देन BC। BC कितनी है, BC is v1 tau and AD is what, AD is v2 tau, ठीक है। तो इसका यूज करके हम स्नेल्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से हमें साइन आई अपॉन साइन आर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2, एंड एज वी नो v1 इक्वल्स क्या होता है, c अपॉन n1।
V2 क्या होता है, C/N2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, N2/N1। और यही क्या है बेटा, यही है मेरी स्नेल्स लॉ, यही प्रूव करना था। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर इफ R इज मोर देन I, अगर R I से बड़ी है तो फिर V2 विल बी मोर देन V1, यानी सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, रेयर मीडियम में ज्यादा होगी बच्चों। तो दिस वाज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों तरीके से बता दिया मैंने। अगर एग्जाम में आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करना, डिराइव करना, तो आप क्या करने वाले, कोई से भी एक अच्छी से डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। और अब बच्चों यहाँ पे गलती ना हो इसके लिए मैं बता दूं तरीका क्या है, मतलब एक ट्रिक क्या बोलूं मैं, तुम खुद ही समझ सकते हो। तुम सोचो ना बच्चों, तुम सोचो ना, सपोज ये इंटरफेस हो गई और मैं सिंगल रे का यूज करके तुम्हें बताने वाली हूँ किस तरीके से तुम ये समझोगे कि वेव फ्रंट की क्या शेप होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। यहाँ पे नॉर्मल बना दूं मैं कहीं, सपोज लाइट रे ट्रेवल करिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मान लेते हैं मेरी इस तरफ डेंसर मीडियम है, इस तरफ रेयर मीडियम है, ठीक है, ओके। ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई। रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल के अवे बेंड करती है, ये हम जानते हैं। हमें क्या करना है सिंपली बच्चों, इस इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है बस, दैट विल गिव यू द वेव फ्रंट, और इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, बस बहुत सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पे बताओ मेरी इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसी होगी, क्या कुछ ऐसी होगी बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इस ब्लू वाली लाइन पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसी ड्रॉ करेंगे क्या, देखो। तो ये कौन सी केस है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है, ये वाली केस है। और अगर प्रीवियस वाली केस भी देखें तो वो भी कर सकते हैं हम सेम तरीके से, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट एक नेचर समझ में चला आएगा कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है तो कैसे वेव फ्रंट बनेगी, लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम तुम्हें इस तरीके से ही बनाना है बच्चों। ये क्या है, ये क्या हो गई मेरी इंसिडेंट वेव फ्रंट, और बच्चों ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। आई होप कि समझ आएगा आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करने वाले हम हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके। तो यहाँ पे भी बच्चों डायग्राम का ध्यान देना, डायग्राम बहुत अच्छे से हमें ड्रॉ करना है। सपोज ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है और इसकी ये वाली साइड सिल्वर्ड है, मतलब इधर कोई मीडियम नहीं है बच्चों। सपोज वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है इस साइड से, इस वेव फ्रंट का नाम ले लो ए बी, एंड बिकॉज हमारे पास एक ही मीडियम है, मान लेते हैं मेरी लाइट की स्पीड कितनी है, v है, सिंगल मीडियम है। मुझे बताइए ये ए बी आगे बढ़ेगी तो b तो आगे बढ़ जाएगा बच्चे, क्योंकि b के पास है, सामने मीडियम है, बट a आगे कैसे बढ़ेगा, a तो आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसे समझ लेते हैं, क्या करते हैं, ब्रे डायग्राम का यूज करते हैं अगेन। a पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, बी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। अब ये बी पॉइंट, इस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगी, बी पॉइंट आगे बढ़ेगा। सपोज यहाँ तक, जब तक ये सरफेस से टकराता है तब तक की मैं बात करती हूँ। सपोज बी से आगे बढ़ के यहाँ तक आया। अब ये मान लेते हैं अगेन बच्चों, ये वेव फ्रंट बी से डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा रहा है टॉ का। Suppose tau is the time taken by this wave front in traveling the distance BC। तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस ना v इंटू टॉ है, ठीक है, क्लियर है। v अगर लाइट की स्पीड है तो डिस्टेंस BC कितनी हो गई, BC इक्वल सिंपली v इंटू टॉ, ठीक है। अब जितने टाइम में B C तक पहुंच रहा है, v टॉ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो सेम टाइम में A कहां पहुंचेगा, तो हम कैसे बताएंगे, फिर हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को एक सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, इससे वेवलेट बनाएंगे, वेवलेट की रेडियस कितनी लेंगे, वी टॉ लेंगे, बिकॉज एक ही मीडियम है हमारे पास, स्पीड लाइट की तो वी ही होनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ, आई मीन स्फीयर होगा बट हमारे बोर्ड के लिए तो सर्कल ही होगा, ठीक है। चलो देखते हैं मैंने क्या किया, वी टॉ की एक सर्कल ड्रॉ कर ली, ठीक है, यहां से ए पॉइंट से मैंने सर्कल ड्रॉ कर ली, ठीक है। कितनी रेडियस होनी है इसकी, वी टॉ। और क्या करेंगे, सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस वेवलेट पे, ठीक है बच्चों। सी से हमने क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है,
एंड दैट टेंजेंट विल बी आवर न्यू वेव फ्रंट यानी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चलो देख लेते हैं, ये बन गई मेरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बच्चों। ठीक है, डायग्राम को कंप्लीट कर लूं, एक नॉर्मल बना दूं यहां से। ठीक है बच्चों, अच्छा मेरे पास इनिशियली क्या गिवन था कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, ये सपोज आई एंगल से इंसिडेंट हो रही है, ये आई एंगल से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, एंड मान लेते हैं हमने जब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाया वो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर रे डायग्राम से समझना चाहो जिससे आप फैमिलियर हो, इससे भी समझ सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इस जगह पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बच्चों। ये बन गई मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन गई मेरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी बिकॉज वेव फ्रंट का यूज करके ही हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डराइव करना है, प्रूव करना है बच्चों। तो यहाँ पे आप, मैं नेमिंग कर दिया क्या मैंने सारे, मान लेते हैं ये वाली पॉइंट मेरी डी पॉइंट है। अब बच्चों इन दो ट्रायंगल को देखो, कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी लिया ना, ए डी सी, या बेहतर होगा इसको तरीके से लिखना चाहिए हमें हमेशा, ए बी सी लिया है ना, तो ट्रायंगल सी डी ए ले लो। इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों कंपेयर करो, एडी कितनी है, एडी कितनी है, हमने जो वेवलेट बनाई है बच्चों कितने रेडियस की बनाई है, वीटॉ की बनाई है। भाई सेम टाइम में वेवलेट कितनी दूरी तय कर रहा है, तो ये तो हमने वीटॉ ही लेना है बिकॉज एक मीडियम में एक ही स्पीड होगी लाइट की। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल को अगर कंपेयर करोगे बच्चों तो यहाँ पे ये इन दोनों ट्रायंगल में तुम्हें दिख रहा है, पहली बात कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई दोनों क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिख रहा है। और इन दोनों में देखो बच्चों एडी इज इक्वल टू व्हाट, बीसी, एडी इज इक्वल टू व्हाट, सीबी। ठीक है, एक साइड इक्वल है। एंड ऑल्सो एसी क्या है, एसी इज कॉमन, एसी दोनों में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों कि पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों ही, और दोनों के दो साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैन वी से कि दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग रही है बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर आरएचएस कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, हाँ, कि सारी साइड और सारी एंगल क्या होती है, इक्वल होती है दो ट्रायंगल की। तो हमें तो वैसे ये चेक करना है कि कौन सी साइड किस साइड के करस्पॉन्डिंग है, समझ रहे हो। तो बताओ मुझे क्या कह सकते हैं बच्चों इस दोनों ट्रायंगल को देख के कि एंगल बी ए सी इक्वल्स एंगल डी सी ए होगा, देख लो। और वी कैन से दैट एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत इजी तरीका था बच्चों प्रूव करने का, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बच्चों इतना ही है, बहुत कुछ हमें नहीं पढ़ना। क्वेश्चन भी वेव फ्रंट के शेप से आते हैं, जैसे कि रे क्या है, वेव फ्रंट क्या है, डेफिनेशन आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना आ सकता है। तो ये सब अगर अच्छे से समझ जाओगे ना बच्चों, तो इस सेगमेंट से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेगमेंट के साथ, तब तक हंसते रहो, खुश रहो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।